Hello students and welcome to your second class of Indian Economics. अब हमने लास्ट क्लास में हमारे जो टॉपिक्स पढ़े थे, आई एम अज्यूमिंग आपने एक बार उन्हें रिवाइज करे होंगे, आपने सारे नोट्स अपने प्रॉपरली नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप लास्ट क्लास के नोट्स नोट डाउन नहीं करते, आप प्लीज़ आगे की क्लास पे नहीं बढ़िएगा, उन्हें प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा। अब हमारे टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट क्लास में हमने कवर करे थे, बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज हम हमारे बाकी के पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहले हम फटाफट 5 मिनट्स में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑफ द मेन पॉइंट्स। तो हमने डिस्कस किया था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स इट वाज अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड अ वेल नोन इकोनॉमी फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद बात करी थी हमने हमारे व्हाट वाज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज pursued by the colonial government in India and what were the impacts। ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने करा था कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमने पढ़ा था इसमें कि 4 पॉइंट्स आते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है लैंड सेटलमेंट स्कीम, हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा था इसमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसके बाद हम बात कर रहे थे स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहा था। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हमने बात करी थी कि हमारा बहुत सारा फर्टाइल लैंड जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। हमारी जूट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई थी, बिकॉज जो जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था, जो रॉ मटेरियल जहाँ से निकलता था, वो भी मेजर पोर्शन पाकिस्तान के पास चला गया था। फिर हम बात कर रहे थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इसमें हमने बात करी थी कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी ग्रो कर रहा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो बहुत ही स्टैग्नेंट स्टेज पे था, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम इंडस्ट्री के लिए, हम मशीनरी के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए हम हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहें। तो इसीलिए वो हमारा सारा रॉ मटीरियल ले जाते थे ब्रिटेन में और हमें फिनिश गुड्स देते थे। उन्होंने बेसिकली हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉइंट आता था, जिसमें हम बात करते थे डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसमें जो 2-fold ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ब्रिटिशर्स हमारे से रॉ मटेरियल ले जाएं एंड हमें सीधा फिनिश गुड्स दें। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ जो डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आया, उसकी वजह से हमारी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एंड वी यूज्ड टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे थे हमारे लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री की। कैपिटल गुड्स के लिए हम हमेशा ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री इजीली सेटअप नहीं होने देते थे। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ओवरऑल जीडीपी में बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन था, और हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इजीली एंटर इन नहीं करता था। तो ये हमने डिस्कस किए थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि बात करता है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे हम हमारे फॉरेन ट्रेड का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप लोगों को पता है कि आप वीडियो पॉज करके नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद आप मेरे साथ साथ इन्हें पढ़ सकते हैं। The restriction, what was the state of India's foreign trade during the British rule? The restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition, and the volume of foreign trade. The state of India's foreign trade is discussed below. So the first point is that the exporter of primary products and importer of finished goods. So India had basically become an exporter of the primary product such as raw silk, cotton, sugar, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods like machinery products produced by the British government. आप देखेंगे कि हमारा इस चैप्टर में ही काफ़ी जगह रेपिटेशन आ रहा है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जो था इट हैड बेसिकली बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपनी मॉडर्न इंडस्ट्री में उसको प्रोड्यूस करते थे एंड फिनिश गुड्स को वापस इंडिया में
ले आते थे और उनको हायर प्राइसेस पे सेल करते थे। तो आपको सारे पॉइंट्स को बेसिकली लर्न करना है, बिकॉज जो अंदर का कंटेंट होगा वो बहुत ही रेपिटेशन बेसिस पे भी हो सकता है। पहला पॉइंट हमारा इसमें बन जाता है फॉरेन ट्रेड में, दैट इंडिया हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकेंड पॉइंट हमारा फॉरेन ट्रेड में आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। So British government maintained a monopoly control over India's export and import. Basically हमारा जो सारा export हो रहा था, half of it was to the Britishers only. हम बाकी countries को बहुत ही कम export करने लग गए थे। Britishers ने अपनी monopoly maintain कर ली थी ताकि हम mostly उन पे ही dependent रहें अपने export पे, and हम दूसरी countries के साथ export का relationship ना maintain कर पाएं। More than half of the India's foreign trade was restricted to ब्रिटेन, एंड जो बाकी था वो अदर कंट्रीज को जाता था। The opening of Suez Canal in 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain. Suez Canal के आने की वजह से जो इंडिया और ब्रिटेन का ट्रांसपोर्टेशन था वो भी बहुत इजीली हो गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इस रूट को भी कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया ताकि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो सके। थर्ड पॉइंट हमारा फॉरेन ट्रेड में आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, that is raw material, and then importer of finished goods. So India export करती थी अपने raw materials को और import करती थी finished goods को। There was a huge export surplus, क्योंकि हम export बहुत ही ज़्यादा quantities में करते थे, तो हमारा जो export था वो बहुत ज़्यादा था in comparison to the import. So there was a huge export surplus due to which there was because of the excess export. However, the export surplus was used to make payment for the expenses incurred by an office set up in the colonial government in Britain to meet the expenses on war fought by the British government and to import the invisible item. Invisible item से मतलब basically हमारा क्या है, to import the services. तो जो भी हमारा export surplus भी generate हो रहा था वो भी ब्रिटिशर्स इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज कर रहे थे, वो अपने ही एक्सपेंसेस को कैरी आउट कर रहे थे। तो ये जो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल है, ये आपका एक ही पॉइंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पॉइंट्स जो होते हैं विद इन अ क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपको 6 मार्क में बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे, वो आपको एक क्वेश्चन का शॉर्ट पॉइंट पूछ सकते हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो उसमें आपको बताना है कि इंडिया हैड बेसिकली बिकम एन एक्सपोर्टर of the primary goods and an importer of the finished goods. Because of this there was a huge and there was an excess export surplus, and this excess export surplus was used by the Britishers to make payment of their own offices जो उन्होंने सेटअप करे थे ब्रिटेन में, to meet the expenses of war that was fought by them and to import invisible items. तो ये हमारा था जो हमारा फॉरेन ट्रेड का टॉपिक कवर कर रहा था। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी जो कि थोड़ी रेपिटेशन मोड पे ही थी, बट आपको इसके मेजर पॉइंट्स को बिल्कुल मेमोराइज करना है, बिल्कुल याद करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारा सेकेंड पॉइंट बात कर रहा था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल में हमने बात करी कि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट था वो ब्रिटिशर्स को ही हो रहा था, तो इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी जो थी वो उन पे बन गई थी। और थर्ड पॉइंट हमने यहाँ बात करा था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट हमारे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। डेमोग्राफिक से मतलब आपका क्या होता है, बेसिकली डेमोग्राफी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि हम अपनी जो जनसंख्या जिसे आप हिंदी में कहते हैं उसकी स्टडी करते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या चल रहा है। तो हम ये सारे टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। सो द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इज डिस्कस्ड एज फॉलोज: हाई बर्थ रेट और डेथ रेट,
What do you mean by birth rate? First thing, birth rate refers to the number of children born per thousand in a year, and death rate refers to the number of people dying per thousand in a year. Both birth rate and death rate were very high at nearly 48 and 40 per thousand respectively. जो birth rate था वो चल रहा था 48 per thousand and जो डेथ रेट था वो चल रहा था 40 per thousand, and these are very high birth and death rates. So during the colonial period जो births भी हो रहा था वो भी बहुत high rate पे हो रहा था और death भी जो हो रही थी वो भी बहुत high rate पे हो रही थी. This was basically the lack of education and the lack of facilities. Next हमारा आता है इसमें extremely low literacy rate. So we know Britishers were least concerned कि Indians कितने educated हैं कितने नहीं हैं, कुछ ऐसे उनको था भी नहीं कि वो school setup करें, literacy rate increase करें, awareness create करें. So they were least concerned about these issues. So इसीलिए इंडिया में बहुत ही low level of literacy rate था. So overall literacy rate was less than 16%. Out of this, female literacy rate was at a negligible low of about 7%. So इतना कम लिटरेसी रेट था उस टाइम पे. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज. सो द पब्लिक हेल्थ, आप लोगों को यहाँ पे ये विजिबल है, हाँ जी. So the public health facilities were either unavailable to large mass of population or when available were highly inadequate. So कभी क्या होता था कि जो facilities होती थी, health facilities, वो available ही नहीं होती थी, और जब वो available होती थी तो population इतनी ज़्यादा थी कि जो health facilities provide कर रहे थे वो inadequate पड़ जाती थी, वो कम पड़ जाती थी. So as a result, water and airborne diseases were widespread. Since there was no proper health facility being given, तो जो diseases थे वो increase हो रहे थे, वो जो है वो spread out हो रहे थे, because there was no proper medication to combat them. So अभी तक हमने पढ़ा कि death rate और birth rate बहुत high थे, literacy rate जो था वो बहुत low था, जो कि सिर्फ 16% था. There were poor health facilities. नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ये बात बेसिकली क्या करता है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप उसको पूरा ही लिखेंगे. सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बेसिकली रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर. मतलब कि जो बच्चे 1 साल के होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, ये रेट वो डिफाइन करता है. So the infant mortality rate was alarming, which was about 218 per 1000. तो ये रेट जो था ये बहुत ज़्यादा हाई था, and there were no proper treatments, there was no proper facility that was given. आप अगर आज की बात करें तो ये आज की डेट में रेट है 44 per 1000. तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है. उस टाइम पे ये रेट था 218 और आज की डेट में ये रेट है 44. So there was a huge difference. नेक्स्ट हम बात करते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मतलब क्या होता है हमारा, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव. मतलब कि लोग एवरेजली कितने साल तक दे विल लिव, कितने साल तक वो जिएंगे. सो एट दैट टाइम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी पुअर, विच वाज 44 years. करंटली आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ न्यू मेडिकल फैसिलिटीज दैट आर कमिंग एंड न्यू एम्यूनिटीज दैट आर गिवन. सो करंटली ये है 68. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे 44 थी, विच वॉज वेरी लो. नेक्स्ट हमारा आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. अब इस पे बेसिकली ज़्यादा डेटा उस टाइम पे कलेक्ट नहीं हुआ गया, बट एज अ जनरल व्यू देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी. देयर वाज एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी लो. हाउएवर देयर वाज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी. सो ये हमारी बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशंस को डिफाइन करता है. इसको हम एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं. पहला पॉइंट हमारा बात कर रहा था बर्थ रेट और डेथ रेट. हमने बात करी कि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई थे, विच वाज 48 एंड 44. उसके बाद हम बात कर रहे थे एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट की, कि लिटरेसी रेट जो था वो बहुत ही लो लेवल पे चल रहा था, विच वाज 16%, एंड फीमेल लिटरेसी वाज इवन लोअर, विच वाज
7%। नेक्स्ट हमने बात करी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की, कि जनरली हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं होती थी, एंड अगर वो अवेलेबल भी होती थी तो वो बहुत ही इनएडिक्वेट होती थी इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन दैट वांटेड टू अवेल इट। सो इसकी वजह से एयर और वाटरबोर्न डिजीजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और वो स्प्रेड आउट हो रहे थे। नेक्स्ट हमने बात करी हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उस टाइम पे था 218 पर 1000, और अगर आप आज की डेट की बात करेंगे तो वो है 44 पर 1000। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं दैट टुडे इट्स 44 पर 1000। नेक्स्ट हमने बात करी थी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, उस टाइम पे एवरेज जो लोग जीते थे वो होता था 44 ईयर्स और आज की डेट पे है वो 68 ईयर्स। एंड लास्ट पॉइंट हमने बात करी थी पॉवर्टी की, दैट देयर वाज एक्सटेंसिव पॉवर्टी, पीपल हैड अ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इस पे कोई रिलायबल डेटा नहीं मिला हमें, बट वी नो व्हाट वाज द कंडीशन दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो ये आपकी डेमोग्राफिक कंडीशंस को हमने स्टडी करा, इससे पहले हमने फॉरेन ट्रेड को स्टडी करा था। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बात करता है दैट हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन आपको पता है कि लोग किस काम में एंगेज हैं, वो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। So the occupational structure refers to the distribution of working persons across different industries and sectors. The occupational structure during the British rule can be summarized as follows. कि occupational structure क्या होता है? It refers to the distribution of working people, कि कौन से सेक्टर में कितने लोग employed हैं, and ये जो rate of employment उस सेक्टर में जो है increase हो रहा है या decrease हो रहा है। तो हमें सबसे पहली चीज़ पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इंडिया का मेजर सेक्टर था, तो हम ये चीज़ तो बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। सो प्रिडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, the agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 75% of the population, whereas the manufacturing and the service sector accounted for the remaining 25। तो हमें ये तो पता ही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत ही मेजर सेक्टर था, एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर व्हिच वाज 75%, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर ओनली 25% ऑफ द पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी टॉपिक में रीजनल वेरिएंस। पहला हमने पॉइंट डिस्कस करा कि दिस इज एज पर द सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर दैट इज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने एंगेज्ड हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कितने हैं और हमारे सर्विसेज में कितने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रीजनल वेरिएंसेस की, जो बात करता है अनदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन दैट वाज कि इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, मोस्टली डाउन साउथ की प्लेसेस जो थी और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, there was a decline in the workforce in the agriculture sector and there was a huge increase in the manufacturing and सर्विस सेक्टर। अब इन स्टेट्स में क्या हो रहा था कि रीजनल वेरिएंसेस भी अराइज हो रही थी इंडिया में। तो जो स्टेट्स थी डाउन साउथ की और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कम लोग एम्प्लॉय होने लगे एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आउट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, whereas in this at the same time there had been an increase in the share of workforce in the agriculture sector in the states such as Orissa, राजस्थान एंड पंजाब। अब इन तीन स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आ गया था, मेजरली लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉय हो रहे थे। कौन सी तीन स्टेट्स? राजस्थान, ओडिशा एंड पंजाब। तो ये हमारे सेलिएंट फीचर्स थे ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पहला बात करा हमारा एज पर द सेक्टर वाइज डिविजन और दूसरा हमने बात करा एज पर द रीजनल वेरिएंसेस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच टॉक्स अबाउट व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं एज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सो अब हम बात करेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट क्या था ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल। The state of infrastructure as inherited from the British rule is as follows. सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवेज। अब ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा किया हो या ना हो, बट उनका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे रेलवे सेक्टर में। The most important contribution of the British rule was to introduce
railway in India in the year 1850. It affected the structure of Indian economy in the two important ways. The first one being railways enabled people to undertake long distance travel. It broke the geographical and the cultural barriers and promoted national integration. रेलवेज आने की वजह से लोग बहुत इजीली कम्यूट कर पा रहे थे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बिकॉज ऑफ दिस दे गॉट यूनाइटेड एंड इसने हमारा पूरा नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करा. सो रेलवे वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स. ये आपको 1 मार्क में आ सकता है दैट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स व्हिच वाज रेलवेज. तो सबसे पहले हमने पॉइंट इसमें रेलवेज में डिस्कस किया दैट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हैड बिकम वेरी इजी एंड इसकी वजह से हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बहुत प्रमोट हुआ. नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है इट इनहैंस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली इफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया. तो ये हमारा रेलवेज में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया एंड उससे जो हमारे पॉइंट्स राइज हुए हमने वो डिस्कस करे. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे रोड पे. तो the colonial administration could not accomplish much on the construction of roads due to the scarcity of funds. उनके पास फंड्स की स्कैरसिटी थी इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड्स जो था वो ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए. The roads that were built majorly served the interest of mobilization of army and shifting of raw material. जो roads majorly बनी हुई that was for the purpose of mobilization of army. Mobilization मतलब movement of army and the shifting of raw material. There always remained an acute shortage मतलब बहुत ज़्यादा shortage of all weather roads to reach out the rural areas during the रेनी सीजन. अब जो रोड्स जो थी जो टाउन्स को विलेजेस से कनेक्ट करती थी उनका बहुत एक्यूट शॉर्टेज था. बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती थी तो वो रोड सारी डिस्ट्रॉय हो जाती थी इसलिए विलेजेस और टाउन्स की कनेक्टिविटी बहुत ईजी नहीं हो पाई. Hence, people in these areas suffered badly during the natural calamities and famines because they were not able to move. जब roads ही properly build up नहीं थी, कुछ proper mode of transportation ही नहीं था, तो जब भी कोई natural calamity आती थी, वो लोगों की movement बहुत restrict हो जाती थी. तो ये हमने second point हमारा discuss किया road. पहला हमने बात करी railways, दूसरा हमने बात करी road. अब third क्या आता है हमारे infrastructure sector में air and water transport. British government took measures for developing the water and the air transport. However, their development was far from satisfactory. मतलब कि उन्होंने कोशिश करी, they tried developing up the air and the water transport, but the level of development was not satisfactory. Inland waterways proved to be uneconomical, as in the coast canal on the Orissa coast. This canal was built at a huge cost, but it failed to compete with the railways and finally got abandoned. अब उन्होंने कोशिश तो करी कि inland waterways को वो promote करे, but इसमें जो कम्यूटेशन की कॉस्ट थी वो इतना हाई थी दैट पीपल जनरली अवॉइडेड अवेलिंग इट. अब रेलवेज आ गई थी तो लोग जनरली क्या करते थे, ट्रेन से ट्रैवल करते थे और वो इकोनॉमिकल भी पड़ता था. तो इनलैंड वाटरवेज एट द एंड उनको हटा दिया गया था. दे गॉट अबंडेंट बिकॉज इनका जो कॉस्ट था दैट वाज नॉट इकोनॉमिकल, इट वाज वेरी ह्यूज. सो जनरली लोग रेलवे प्रेफर कर लेते थे रादर दैन द इनलैंड वाटरवेज. नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे इसमें हम आते हैं कम्युनिकेशन. Post and telegraphs were the most popular needs of the communication. Introduction of expensive system of electronic telegraphs in India served the purpose of maintaining only law and order. Postal services, despite serving a useful public purpose, remained all throughout inadequate. अब next वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने basically इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लाए, बट ये जो सिस्टम था ये जनरली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज होता था बिकॉज ये एक्सपेंसिव था, लोग इसको नॉर्मली अवेल करते ही नहीं थे. और सेकंड पॉइंट वो बात करते हैं कि इवन तो द पोस्टल सर्विसेज वर ऑल अराउंड इंडिया, बट इनकी जो प्रोविजन थी वो बहुत ही इनएडिक्वेट थी इन कंपैरिजन टू द यूसेज. तो हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 पॉइंट डिस्कस करे जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रेलवेज याद रखना है. उसके बाद हमने बात करी रोड्स की, फिर हमने बात करी एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की और लास्टली हमने बात करी कम्युनिकेशन की. तो आप लोग बीच में वीडियो को पॉज करके जब मैं आपके साथ आंसर्स डिस्कस कर रही होती हूँ आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं पहले एंड फिर आराम से मुझे बैठ के सुन सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं
what objective did the British intend to achieve through their policies of the infrastructure development? अब हमें ब्रिटिशर्स का पता तो है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करी, प्रमोट करी, वो हमारे कोई बेनिफिट के लिए करी होगी, वो इंडिया के बेनिफिट के लिए करी होंगी। तो इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट पर्पस वर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सॉल्विंग फॉर देम? तो ये क्वेश्चन उसकी बात करता है। So the basic objective of the British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people, but to serve their own colonial interest. उनका basic purpose ये नहीं था कि वो हमारे को help out करें, उनका basic purpose था to serve their own interest. The roads were built for mobilization of army within India and for drawing raw materials from the countryside to the nearest railway station or port and to send these to England or any other lucrative foreign डेस्टिनेशन। तो उन्होंने जो रोडवेज भी डेवलप करा था, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट था मोबिलाइजेशन ऑफ देयर आर्मी, और सेकंड था उनका फॉर द इजी कम्यूटेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू द नियर बाय रेलवे और टू द पोर्ट, जहां से वो ये रॉ मटेरियल को ब्रिटेन लेके जा सके या फिर कोई और कंट्री में लेके जा सके। तो उनका फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव रोड्स को डेवलप करने का ये था। सेकंड, उन्होंने रेलवेज क्यों लाए? Railways were developed by the Britishers mainly for three reasons. First, to have effective control and administration over the vast Indian territory. Second, to earn profits throughout the foreign trade by linking railways with the major ports. And third, to make profitable investment of British funds in इंडिया। सो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन टेरिटरी बहुत वास्ट थी एंड दे नीडेड अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर इट। तो रेलवेज इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो बहुत इजीली कम्यूट कर सकते थे एंड बहुत ही इजीली किसी भी एरिया में जाके अपना कंट्रोल जो है डिप्लॉय कर सकते थे। सो टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। Second, to earn profit throughout the foreign trade by linking railways with the major ports. And third, to make a profitable investment. So ये तीन जो थे वो उनके ऑब्जेक्टिव थे रेलवेज में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये तीन उनके बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे जो कि फॉर द पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थे। पहला आता है रोड्स फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी एंड रॉ मटेरियल, सेकेंड आता है रेलवेज फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंडिया एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ट्रेड, एंड थर्ड आता है द सिस्टम ऑफ टेलीग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, विच वॉज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मैं ये बार बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लास में ही फिक्स हो जाएं। आप ध्यान से सुनेंगे तो ये पॉइंट्स आपको क्लास में ही मेमोराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन कहता है अंडरस्कोर सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो उन्हें फेस करने पड़े वो क्या थे? So some of the India's most crucial economic challenges at the time of independence were increased dependence of population on agriculture। हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो उस पर ज़्यादा फोकस था ब्रिटिशर्स का, तो इसीलिए इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट हो गई थी। सेकेंड पॉइंट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। हमने ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के टॉपिक में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की गई थी। देयर वाज नो न्यू टेक्नोलॉजी और नो न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज, कोई इम्प्रोवाइज फर्टिलाइजर्स नहीं यूज हुए, तो इसकी वजह से ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन ही यूज होते गए। नेक्स्ट बात करी हमने इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कवर करा। तो बेसिकली ये पॉइंट्स हमारे रेपिटेशन ही है और ये हमारे अराइज हो रहे हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक से। जो चैलेंजेस आपको उन सेक्टर्स में लग रहा है, इस पॉइंट ने उन चैलेंजेस को समराइज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट वॉज जेनरेटेड बाय, बिकॉज हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत ही मेजर लोगों को एम्प्लॉय करता था। जब ब्रिटिशर्स ने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसको सारा स्पॉइल आउट कर दिया, तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉय हो गई।
नेक्स्ट हमारा बात करता है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट एंड वाइड स्प्रेड मास पॉवर्टी। हम इन पॉइंट्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक ये समराइज फॉर्म है ऑफ द चैलेंजेस दैट वाज फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या ब्रिटिश रूल जब आया उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हुआ। एक हमने कंट्रीब्यूशन की बात करी जो थी रेलवेज, अब हम और थोड़े कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए, डिड दे लीड टू एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। सो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन की फॉर्म में, जो कि बोलेगा वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, डिस्कस। तो पहले आपको बताना है यस और नो, आपको अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है इन तरह के क्वेश्चंस में। तो आप सबसे पहले बहुत ही डेफिनेट टर्म में लिखेंगे यस द ब्रिटिश रूल हैड मेड सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब these were self-sufficiency in food grains production, commercialization of agriculture initiated by the British government resulted in self-sufficiency in the food grain production. Second point की हम बात करते हैं better means of transportation. Development of roads and railways provided cheap and rapid transport system and opened up new opportunities of economic and सोशल ग्रोथ। ब्रिटिशर्स ने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी थी इन टर्म्स ऑफ रेलवेज एंड डेवलपिंग सम ऑफ द रोड सिस्टम्स, तो इसकी वजह से बहुत इजी मूवमेंट्स हो गई थी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्रमोट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं चेक ऑन फेमाइंस। अब रोड्स एंड रेलवेज जो थे वो डेवलप हो गए थे, इसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया कम्यूटेशन इजी हो गई थी। सो रोड्स एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक on the occurrence and the impact of famines as food supplies could be easily transported to the affected areas in the case of droughts. Since roads and railways बहुत डेवलप हो गए थे, तो इन अफेक्टेड एरियाज को सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड सप्लाई ऑफ अदर एमिनिटीज बहुत ईजी हो गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। सो पहले क्या होता था, इंडिया में बार्टर सिस्टम एक्सरसाइज होता था कि बार्टर सिस्टम से आपको मतलब पता है गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया जो है एक मॉनेटरी इकोनॉमी में बदल गई। सो ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज और टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कि बार्टर सिस्टम से हम मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे आ गए। अब हम गुड्स के बदले गुड्स नहीं, गुड्स के बदले मनी लेते थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, effective administrative setup. The British government had an efficient administrative system which served as a ready reckoner for the Indian politics. कि ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना इफेक्टिवली सेटअप किया गया था कि हमारे जो आगे पॉलिटिकल सिस्टम को उससे बहुत हेल्प मिल गई थी। तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी ब्रिटिश रूल की इंडिया पे। फर्स्ट बीइंग कि इंडिया बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर बन गया था। सेकंड हमारी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमने पहले भी बात करी थी। थर्ड हमारा चेक ऑन फेमाइंस की इजीली ट्रांसपोर्ट जो था उसकी वजह से इजी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स हो सकता था ड्रॉट एरिया में। फोर्थ पॉइंट जो था हमारा शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज, हम बार्टर एक्सचेंज से मॉनेटरी एक्सचेंज पे पहुंच गए थे। और फिफ्थ पॉइंट हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ जाइएगा क्योंकि आपके इस चैप्टर में और बहुत हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं वो इससे ज़्यादा रेलेवेंट है। तो यू कैन जस्ट गिव अ प्लेन रीड टू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट कि हम एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन गए थे। इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ब्रिटिश रूल विच रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ हमने पहले भी पढ़ा था कि हम बेसिकली एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इम्पोर्ट हम कम करते थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो गया था। और ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस भी जनरेट हुआ था ये ब्रिटिश के ही यूज़ में ज़्यादा होता था। सेकेंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। By the close of the British period, there were two aspects of the Indian economy. What were these two aspects? First, introduction of a feudal system. The land settlement system gave birth to a feudal relationship, that is the landlord and the tenant relationship.
The landlords used to charge very high rate of lagan and were very cruel to the cultivator. So even though the Britishers left, but still still the zamindars kept on exploiting the cultivators. वो फिर भी उनसे लगान जो है collect करते थे. Second, introduction of capitalist system. Establishment of modern industry led to the creation of two class, that is capitalist and the labor. अब industrial development हुआ इंडिया में and इसकी वजह से there was a discrimination, there was basically creation of two class, the rich and the poor. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट का मतलब क्या है? दैट द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग बट एट अ वेरी लो रेट. तो स्टैग्नेंट वर्ड का जब आप मतलब समझेंगे तो इट इज बेसिकली ग्रोथ बट एट अ वेरी लो रेट. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं स्टैग्नेंट मीन्स ग्रोथ विच इज एट अ वेरी लो रेट. So Indian economy was a stagnant economy as country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, which is a very low percentage. Next, backward economy. Indian economy was backward and underdeveloped due to many reasons like low level of productivity, traditional agriculture tools. So Indian economy had remained a backward economy. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी. इट बेसिकली रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज. डिप्लीटेड इकोनॉमी मतलब कि हमारे जो भी कैपिटल रिसोर्सेज भी थे उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था एंड दे वर डेप्रिशिएटिंग बिकॉज ऑफ देयर यूज. देयर यूटिलाइजेशन हैड बिकम लो. सो इट वाज ए डिप्लीटेड इकोनॉमी. Next and the last point of this question is it was an amputed economy. Amputed basically matlab divided. So we all know Britisher had that one rule, divide and rule policy. So the British policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on basis of religion, caste, language and culture. So basically they had divided the India and then they left. So ये हमारा question बात करता है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. व्हाट वर द कैरेक्टर्स, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बट इंडियन इकोनॉमी को हम किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते थे. द कॉलोनियल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. देन हमारी थी कि इंडियन इकोनॉमी हैड बिकम स्टैग्नेंट, दैट द ग्रोथ रेट वाज वेरी लो व्हिच वाज इवन लेस देन 2%. Then it had become a backward economy and then depleted economy because we were not replacing our physical resources. And the last point, that is imputed economy, that there was a division on the basis of caste, culture, religion, gender. So these are the points of the Indian economy on the eve of independence. अब हम हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े डिस्कस करते हैं जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है एंड बुक के बीच में से आपके अराइज हुए हैं. Name some notable economists who estimated India's per capita income during the colonial period. So these were basically Dadabhai Naoroji, V.K.R.V. Rao, William Digby, Findlay Shiraz and R.C. Desai. Next question. Which is regarded as defining year to mark the demographic transition from its first to its second decisive stage. ये आपको learn करना पड़ेगा that the year of 1921 is basically the defining year. So coming to the next question. When was India's first official census operation undertaken? सबसे पहला census कौन से year में आया था? This was 1881. Next question. What was the effect of decline of the handicraft industry in India? Handicraft industry का जब decline हुआ तो उसकी वजह से हमने major points क्या पढ़े थे? That there was massive unemployment and rise in demand for Britain's manufactured goods. ये मैंने आपको बताया ना, जब हम पीछे point पढ़ रहे थे तो वो point में से ही आपको short questions दे सकते हैं या फिर major heading पूछते हुए आपका 1 marker बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं रेलवेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन. हमने ये पढ़ा कि पार्टीशन के बाद हमारा जो मेजर एरिया था जो कि बेसिकली फर्टाइल एरिया था वो पाकिस्तान को चला गया था. So the main cause was that the food surplus area of West Punjab and Sindh went to Pakistan.
उसके बाद क्वेश्चन 24 ये बात करता है बेसिकली व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ये आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारी फिर से वही बात करता था मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की एंड ब्रिटिश गुड्स पे डिपेंडेंस की। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इंडियाज इकोनॉमी वाज पुअर एंड बैकवर्ड बिफोर द कॉलोनियल रूल। ये हमने बहुत इनिशियल ही क्वेश्चन कवर किया था जो बात करता था व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जिसमें हमने कहा था इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्पेरस, इट वाज एन agrarian economy and we had a very well established handicraft industry. So was it poor? No. So false, India's economy was independent, self-reliant, prosperous before the colonial rule. Next part इसमें हमारा आता है India was well known for its handicraft industry before the advent of British rule. Again arising from the same question, so true. India enjoyed a worldwide reputation in terms of the handicraft industry. Third हमारा आता है what was the primary motive of de-industrialization by the British government was to promote Indian economy. हमने पढ़ा था de-industrialization के टू फोल्ड मोटिव थे, आप लोगों को याद आ रहा है। तो क्या उसमें से एक ये मोटिव था कि वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। The motive was to get raw material from India at a cheap rate and to sell finished goods of the British industry in India at a हायर प्राइस। ये हमारे टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब हम हमारे लास्ट दो क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा अलग था, थोड़ा ट्रिकी फॉर्म, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम करा है। There was huge drain of wealth during the British rule. Do you agree? ड्रेन ऑफ वेल्थ की हमने बात करी थी जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस का पॉइंट आता था और हम कहते थे कि एक्सपोर्ट सरप्लस यूज होता है फॉर द ब्रिटिश पर्पस ओनली। सो आप इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 10 को रेफर कर सकते हैं और उसमें से आप आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर डिड नॉट सफर ड्यू टू पार्टीशन, डिफेंड और रिफ्यूट। तो मैंने आपको बताया था जब भी वो क्वेश्चन में आपका ओपिनियन मांगते हैं सबसे पहले आपको अपना ओपिनियन लिखना है दैट डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट। सो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट पार्टीशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है इफेक्ट हो गई थी बिकॉज इंडिया का जो फर्टाइल लैंड था वो मेजरली पाकिस्तान को चला गया था, जो जूट का प्रोडक्शन लैंड था वो भी पाकिस्तान को चला गया था, तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी जो है इम्पैक्ट हुई थी ड्यू टू पार्टीशन। तो ये आपको क्वेश्चन थे जो कि आपकी फॉर्म अलग है बट आपने आंसर्स ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है आता है इट कम्स टू एन एंड। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इन्हें जब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एक बार मैं आपको आपकी बुक्स पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं आपको मार्क करवा दूंगी कि आपके जो बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो हमारे नोट्स में कहाँ पे कवर्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो ब्लू में लिखा गया है ये है हमारे नोट्स में इन क्वेश्चन को हमने कहाँ पे कवरेज दी है। सो आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसमें कवर्ड हैं, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ऐसे हमने हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट किया है। आप इन नोट्स को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखने की कोशिश करिए बिकॉज अंदर का कंटेंट अगर आपको समझ आ गया है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो हमारी ये क्लास यहाँ पे रैप अप होएगी जिसमें हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम सेम पैटर्न से चैप्टर 2 करेंगे एंड आप लोग प्लीज अच्छे से रिवाइज करिएगा बिकॉज फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ एवरी क्लास हम अपनी लास्ट क्लास
क्लासेस को रिविजन में लेंगे, हम सिर्फ मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप घर पे बैठ के वो पॉइंट्स मेरे साथ साथ बोलें, अपनी नोटबुक से उनको चाहे पढ़ के बोलें चाहे उनको मेमोराइज करके बोलें। इससे हमें पॉइंट्स हर एक क्लास में रिवाइज होते रहेंगे और हम लास्ट क्लास को भी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स रैप अप दिस क्लास। थैंक यू गाइज, जस्ट रिवाइज एट होम एंड अच्छे से आप क्लासेस को देखिएगा ताकि ये सारे पॉइंट्स आप ग्रास्प कर सकें। थैंक यू सो मच।